नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अनुवाद इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपके लिए काफी सारे लेक्चर्स अभी तक आयोजित किए हैं और अनुवाद इस पर हम विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज के सेशन में हम बात करेंगे अनुवाद के क्षेत्र, यानी कि अनुवाद अगर आप इस शैली में निपुण हो जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। इन क्षेत्रों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे सीसी के इस लाइव एडुसेट लेक्चर के माध्यम से और बताना चाहेंगे कि इस विशेष विषय पर व्याख्या करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और इनका एक्सपीरियंस हम सभी के लिए लाभप्रद होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का। डॉक्टर टंडन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अनुवाद विषय पर चर्चा करते हुए आज हम विषय लेंगे अनुवाद के विभिन्न क्षेत्र। हम जानते हैं कि अनुवाद जो है वो किसी एक विधा, किसी एक अनुशासन, किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अनुवाद का अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास देखते हैं तो हम जानते हैं कि वैदिक औपनिषदिक साहित्य से हम अनुवाद विषयक विभिन्न शब्दों के प्रयोग की एक परंपरा पाते हैं। हम उसे तर्जुमा के रूप में, उल्था के रूप में, भाषा के रूप में, क्योंकि भाषा करना भी उस जमाने में प्राचीन और मध्यकालीन समय में अनुवाद ही होता था, इसलिए रूपांतरण या भाषांतरण या टीका, व्याख्या आदि आदि अनेक शब्द हैं जिनकी अगर हम पूरी ऐतिहासिक परंपरा पर दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि अनुवाद विधा के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग होता रहा है। अंग्रेजी में उसके लिए ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग हुआ है और अवधारणात्मक स्तर पर हमने जब ट्रांसलेशन शब्द को उसकी संधि के आधार पर देखा, व्युत्पत्ति के आधार पर देखा, तो हमें लगा कि हिंदी में उसके लिए बहुत ही सटीक, सार्थक, समतुल्य पर्याय अनुवाद बनता है। इसलिए हमने अनुवाद शब्द को ही स्वीकृति दी, क्योंकि वो एक पारिभाषिक शब्द है और जिसका वस्तुतः अर्थ पूर्व कथ्य को लक्ष्य भाषा में पुनः व्यक्त करना, इस तरह की एक धारणा उसके साथ जुड़ी हुई है। और ट्रांसलेशन में ट्रांस यानी पार है और लेशन लैटिन की एक क्रिया है जिसका अर्थ है ले जाना। तो इस पार से उस पार ले जाने का जो उपक्रम है या प्रयास है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इस ट्रांसलेशन शब्द को यदि हम देखें तो हम यह पाते हैं कि इसने हमारी जीवन शैली में, जीवन क्रिया में और हमारे दैनिक जो कार्य हैं, कार्य क्षेत्र हैं, उनमें पूरी पैठ कर ली है। जैसे अगर हम देखते हैं कि मीडिया के क्षेत्र में, तो मीडिया के क्षेत्र में अनुवाद ने अपने पांव इस तरह पसार लिए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मुद्रित माध्यमों वाला मीडिया हो, या जो आधुनिक या मॉडर्नाइज्ड मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, जो कंप्यूटर संबंधी या तमाम ऐसी मशीनों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें हो। तो हम देखते हैं कि रेडियो हो या टीवी हो, उनमें बिना अनुवाद के काम चल नहीं सकता। जितने समाचार हम विश्व भर के देखते हैं वो सब के सब अनुवाद के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचते हैं। और समाचार हम तक पहुंचाने वाले या इन मीडिया की विभिन्न विधाओं और माध्यमों तक पहुंचाने वाली जो एजेंसियां हैं वो बड़े व्यापक स्तर पर विस्तृत रूप में अनुवाद का काम करती हैं।
वो एजेंसियां सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, जैसे पीटीआई है, जैसे भाषा है, जैसे वार्ता है, इस तरह से और बहुत सारी। तो अनुवाद चाहे बात समाचारों की हो, धारावाहिकों की हो, साक्षात्कारों की हो, विश्लेषण आदि की हो, या आंखों देखा हाल कमेंट्री आदि की हो, या इसी प्रकार से रेडियो और टेलीविज़न के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले, प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की हो। हम देख सकते हैं कि संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी है, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद भी है, भारतीय भाषाओं से हिंदी अनुवाद भी है। बहुत सारी अनुदित रचनाओं पर, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, उन पर भी बड़े बड़े कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और उनको भी प्रसारित किया जाता रहा है। तो मित्रों, मीडिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। विज्ञापन भी उसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि रेडियो में, टीवी में, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में किस तरह से विज्ञापनों का, और विज्ञापन भी सरकारी, गैर सरकारी, फिर विज्ञापनों के भी आयाम बहुत सारे हैं। कृषि संबंधी विज्ञापन, बाल मनोविज्ञान संबंधी विज्ञापन, या मताधिकार आदि से संबंधित विज्ञापन, या मद्य निषेध आदि से संबंधित विज्ञापन। तो सरकार के माध्यम से या जो निजी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी विज्ञापन, नौकरी के, रोजगार आदि के विज्ञापन होते हैं, टेंडर आदि जिनको हम कहते हैं उनके भी विज्ञापन होते हैं। और इसी तरह कार खरीदने, कार बेचने का, व्यक्ति के जीवन मरण का, खोने पाने का, न जाने मकान खरीदने और बेचने का, किराए पर देने आदि का, ये तमाम तरह का एक बड़ा क्षेत्र, बड़ा व्यापक एरिया है जो विज्ञापन की दुनिया में अनुवाद को ले जाता है। एक स्वतंत्र अनुशासन भी विज्ञापन बन गया है। उसमें उसकी भाषा का हम ध्यान रखते हैं, उसके वाक्य विन्यास का हम ध्यान रखते हैं, और विज्ञापनों में जो प्रयुक्तियां तैयार होती हैं उनके अनुवाद की कला हम देखते हैं। जो पंच लाइन्स होती हैं, जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कार के साथ उसकी पंच लाइन जुड़ी हुई है, जब वो मार्केट में विक्रय के लिए कार आती है तो एक पंच लाइन के साथ आती है। या इसी तरह जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हों या भारतीय उत्पाद करने वाली कंपनियां हों, वो अपने विज्ञापनों के माध्यम से उत्पादों को बेचती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो अनुवाद के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। इसी तरह हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा के तो बहुत सारे आयाम हैं। हम शिक्षा में अगर दूर शिक्षा की बात करें, पारंपरिक शिक्षा की बात करें, जिसकी चर्चा हमने पहले की भी है, हम जो पारंपरिक शिक्षा है और दूर शिक्षा है उसमें भी अनुवाद के बहुत सारे टेक्सचुअल मटेरियल है, पाठ्य सामग्री है, उसके अनुवाद की बात करें, या शिक्षा के क्षेत्र में भाषा और शिक्षा को लेकर जो विभिन्न क्षेत्र बन जाते हैं, जो जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्र, उनमें भी हम देख सकते हैं। जैसे उल्लेख करें अगर हम, तो शिल्प की जो क्राफ्ट एजुकेशन है उसमें देख सकते हैं, आर्ट की जो एजुकेशन है, कला शिक्षा, शास्त्र की जो शिक्षा है उसमें भी हम देख सकते हैं, नाभिकीय शिक्षा जो परमाणु शिक्षा आदि से जुड़ी हुई है, इसी तरह ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र आदि की शिक्षा है, उसमें भी अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इन सारे विषयों की लोकप्रियता बढ़ रही है और हिंदी में, अंग्रेजी में, भारतीय भाषाओं में इस तरह की विधाओं का, अनुशासनों का अनुवाद भी हो रहा है। पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार के जो लेख आदि छप रहे हैं, शोध आलेख, उनका भी ट्रांसलेशन हो रहा है। वो हिंदी में छप रहे हैं तो फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद होकर अंग्रेजी अखबारों में जा रहा है, अंग्रेजी में छप रहे हैं तो फिर उनका हिंदी में अनुवाद होकर हिंदी अखबारों में, और उसके बाद जो राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाएं हैं या रेडियो टेलीविज़न है, उनमें भी उनका प्रसारण आदि अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। इसी तरह जो हेल्थ एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, वो एक बड़ा क्षेत्र है। उसमें नए और क्रांतिकारी जो परिवर्तन हो रहे हैं, और देश विदेश से हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमें आयात करके लानी चाहिए अपने खिलाड़ियों के लिए, अपनी हेल्थ एजुकेशन के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, तो उनको हम देश विदेश की भाषाओं से ट्रांसलेट करके यहाँ ला रहे हैं और यहाँ के भाषा भाषियों को उनकी भाषा में वो सामग्री उपलब्ध कराने का यत्न भी चल रहा है,
जो कि बहुत ही क्रांतिकारी एक कदम है। तो यह भी एक क्षेत्र है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस क्षेत्र में भी अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अब भारत ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति जो है, उसके तहत भी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रगाढ़ता कैसे हो और इन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में किन किन दिशाओं में, क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास अंग्रेजी के माध्यम से या दूसरी विदेशी भाषाओं के माध्यम से, अंग्रेजी और अंग्रेजी से फिर हिंदी और हिंदी से फिर भारतीय भाषाओं में इन सब का अंतरण करने का एक प्रयास सरकारी गैर सरकारी स्तर पर चल रहा है। इसी तरह चरित्र शिक्षा भी है, जिसको हम वैल्यू एजुकेशन से जोड़कर भी देखते हैं। गृह विज्ञान यानी होम साइंस आदि के क्षेत्र में हम देखते हैं कि उसमें भी दिन प्रतिदिन नवीनता और मौलिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं। कुछ नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और देश विदेश से हम जो चीज़ें उस अनुशासन में, उस विधा में जोड़ने की हैं, उनको हम उनकी भाषा से अपनी भाषाओं में अंतरित कर रहे हैं। नर्सिंग शिक्षा है और इसी तरह मेडिकल साइंस की शिक्षा है। बच्चे MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको उनकी भाषाओं में भी वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। या मान लीजिए कोई चीज़ अंग्रेज़ी में उपलब्ध नहीं है, फ्रेंच में है, जर्मनी में है या अन्य किसी विदेशी भाषा में है, तो उसको अंग्रेज़ी में लाया जाता है, फिर अंग्रेज़ी से बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। तो ट्रांसलेशन की ये प्रक्रिया अलग अलग देश विदेश की और भारतीय भाषाओं में परस्पर हम देखते हैं चलती है और अंग्रेज़ी से भी भारतीय भाषाओं में फिर इस प्रकार की सामग्री का अनुवाद निरंतर चलता है। जो अप्लाइड साइंसेज के क्षेत्र हैं, उनमें भी अब ट्रांसलेशन की पैठ होने लगी है और हम देख सकते हैं कि डे टू डे के जो बहुत ही प्रासंगिक विषय हैं, वाटर रिसोर्सेज का विषय है, प्योरिफिकेशन का विषय है, पोल्यूशन कंट्रोल का सब्जेक्ट है, या गार्डनिंग की इम्प्रूवमेंट को लेकर के जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, कृषि के विकास को लेकर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो ये तमाम तरह के और प्रौढ़ शिक्षा को लेकर जो प्रयास सरकारी गैर सरकारी स्तर पर चल रहे हैं, कुछ संस्थाएं भी काम कर रही हैं इस तरह से, तो उनमें भी अनुवाद ने अपनी पैठ बनाई है। समाज शास्त्र का एक क्षेत्र है, पाक शिक्षा का एक क्षेत्र है, फिर बागवानी के साथ साथ मौसम विज्ञान की शिक्षा, दोनों के अंतर संबंध को, क्योंकि बागवानी और मौसम दोनों जुड़े हुए हैं, तो किस मौसम में कौन सी बागवानी हो, कौन सी कृषि उत्पादन की नीतियां बनाई जाएं, कम पानी में किस प्रकार की फसल पैदा हो, इन सब पर भी, ताकि किसानों को उनकी भाषा में वो जानकारियां और वो शिक्षा मिल सके, यह भी यत्न अनुवाद के माध्यम से किए जा रहे हैं। पशुपालन का क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, फैशन और डिजाइनिंग का क्षेत्र है, इंटीरियर डेकोरेशन आदि का क्षेत्र है, धार्मिक शिक्षा का क्षेत्र है और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, आर्किटेक्चरल एजुकेशन जो है उसके क्षेत्र में, और इन सब के साथ साथ सेक्स एजुकेशन जो है उसके क्षेत्र में भी। तो हम देखते हैं कि शिक्षा ने अपने आयाम बहुत व्यापक और विस्तृत बनाए हैं और जैसे जैसे हम गतिशील हैं, विकासमान हैं, हम देश विदेश में बल्कि विश्व में जो भी कुछ विकास इन क्षेत्रों में होता है उनके माध्यम से जुड़ने का, उनको अपनी भाषाओं में अपने भाषा भाषियों तक अंतरित करके, अनुवाद करके पहुंचाने का यत्न भी लगातार करते हैं। तो शिक्षा भी एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी अनुवाद के साथ संबद्धता असंदिग्ध है और हम देख सकते हैं कि चाहे बात लिटरेचर की हो या टेक्निकल एजुकेशन की हो या डिस्टेंस एजुकेशन की हो, उसमें भी फिर तरह तरह की प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च शिक्षा है जिसको हम हायर एजुकेशन के रूप में देखते हैं, तो ये तमाम क्षेत्र भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मित्रों, मीडिया के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि विज्ञान भी अनुवाद के बिना फिर देश में विस्तार नहीं पा सकता। हम देख रहे हैं कि आज बड़ी बड़ी विज्ञान संबंधी जो हमारी भारत की विश्व में समादृत जो संस्थाएं हैं, जिन्होंने बहुत उच्च श्रेणी का, उच्च स्तरीय शोध कार्य भी किया है, बड़ी दुर्लभ और महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं, उन सारी जानकारियों को, उन सारी शोध उपलब्धियों को अनुवाद के माध्यम से भारतवासियों तक या विदेशों में, क्योंकि
विदेशों में बैठे हुए लोगों को भी ये ज्ञात होना चाहिए कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं, भारत के जो शोधार्थी हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, किस किस क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। तो जो रिसर्च हमारे यहाँ हमारी भाषाओं में हो रही है, भले ही वो भारतीय भाषाएं हों या अंग्रेजी माध्यम से हो रही हो, उसको फिर हम विश्व की भाषाओं में पहुंचाने का यत्न भी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे विश्व की उपलब्धियों को, शोध उपलब्धियों को हम अपने देश में अपनी भाषाओं में लाते हैं, ऐसे ही हमारे देश में की गई खोजों को, हमारे देश की जो पेटेंट उपलब्धियां हैं, उनको हम विश्व तक पहुंचाते हैं, ताकि विश्व के सामने भारत की जो छवि है, भारत की जो प्रतिभा है, भारत की जो मनीषा है, उसकी जानकारी भी वहाँ पहुँच सके। इस तरह मित्रों, विज्ञान है, तकनीक है, टेक्निकल जो एजुकेशन है, जिसमें व्यावहारिक जो शिक्षा है वो विशेष रूप से शामिल है, चाहे वो मशीन की शिक्षा हो, चाहे वो टूल्स की, औजारों की शिक्षा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो या कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में हो। हम देख सकते हैं कि एक अलग अलग अनुशासन इस तरह के बनते जा रहे हैं। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर संबंधी, टेलीविज़न संबंधी या एयर कंडीशनर संबंधी, मोबाइल संबंधी, इस तरह के तमाम क्षेत्र हैं जो स्वरोजगार से भी जुड़े हुए हैं और जिनमें हम समय समय पर जो लेटेस्ट जो जानकारियाँ, अद्यतन जो जानकारियाँ हैं, उनको भी हम अनुवाद के माध्यम से अपने भारतवासियों को, भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को पहुंचाने का यत्न करते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन में भी ये संभावनाएं बनी हैं। खेल का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम देख सकते हैं कि खेलों में भारत विगत कुछ सालों से लगातार प्रगति कर रहा है और विश्व मंच पर उसकी उपलब्धियां उभर कर सामने भी आ रही हैं। हम ओलंपिक्स की उपलब्धियों पर भी विचार कर रहे हैं नियमित रूप से, और तमाम अलग अलग स्तर पर जो खेल प्रतियोगिताएं देश विदेश में होती हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें भी हमारी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को जो खेल संबंधी जानकारियां हैं, खेल संबंधी जो तकनीक हैं या खेल संबंधी जो प्रविधियां और प्रक्रियाएं हैं, उनसे जोड़ने के लिए अनुवाद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये आवश्यक नहीं कि हमारे खिलाड़ी अंग्रेजी दां मानसिकता के हों या उन्हें अंग्रेजी आती ही हो। इसलिए हम अंग्रेजी के माध्यम से दूसरी भाषाओं में उपलब्ध खेल संबंधी जो अद्यतन अधुनातन जानकारियां हैं, उनको हम हमारे खिलाड़ियों की भाषाओं में उपलब्ध कराने का यत्न कर रहे हैं, चाहे वो पुस्तक रूप में हो, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो, या मुक्त स्वच्छंद रूप से जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसके रूप में भी हम देख सकते हैं कि उसको भी हम विचार करें कि अनुवाद से उसकी संबद्धता महत्वपूर्ण है। और वास्तव में इस तरह की सामग्री ने खेल की दुनिया में क्रांति की है। हम छोटे छोटे क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो ऐसी खेल संबंधी प्रतिभाएं हैं जिनको कोई महत्व नहीं मिल रहा था या जो इन तमाम जानकारियों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, वो भी अनुवाद ने संभव कर दिया है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका और उपलब्धि अनुवाद की है, क्योंकि अनुवाद हमें देश विदेश में हो रही जो हेल्थ संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी या रोगों संबंधी, रोगों के निदान संबंधी जो उपलब्धियां हैं, लेटेस्ट जो दवाएं हैं, शोध से उपलब्ध होने वाली जो तमाम तरह की मेडिसिन्स हैं, उनके बारे में या उनकी शल्य चिकित्सा आदि से संबंधित जानकारियां हैं, उनके विषय में हम अनुवाद के माध्यम से जानकारियां हासिल कर रहे हैं। और जो मशीनरी के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उन सबको भी हम भारतीय भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से जन सामान्य तक, भारतीय नागरिकों तक पहुंचाने का यत्न कर रहे हैं। तो अनुवाद ने इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। ज्योतिष शास्त्र है, युद्ध शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, खगोल शास्त्र है और नैतिक शिक्षा का एक बड़ा क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जो हम देख सकते हैं कि अनुवाद जीवी होते जा रहे हैं। विधि का क्षेत्र है, विधि जो जिसमें हम हमारे नियमों को, कानूनों को, हमारे संवैधानिक अधिकारों को, ये सारी चीज़ों की जानकारियां हमें अनुवाद के माध्यम से हो रही हैं।
महिलाओं को उनके अधिकारों का बोध अब हो रहा है, क्योंकि महिलाएं सभी, ये आवश्यक नहीं कि उन्हें अंग्रेजी आती हो, अंग्रेजी में उपलब्ध जो अधिकारों का विवरण है वो सारा उनको उनकी भाषाओं में यदि प्राप्त होगा तो और जागरूक होंगी। शिक्षा के प्रति उनका अधिकार क्या है, समाज में समानता के प्रति उनका अधिकार क्या है, और संपत्ति संबंधी उनके अधिकार क्या हैं, इन सब की जानकारियां अनुदित सामग्री के माध्यम से सरकारी गैर सरकारी स्तर पर होती रहती है और लगातार हो रही है। हम जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उन सब को भी भारतीय भाषाओं में अनुदित करके जन सामान्य तक पहुंचाने का यत्न करते हैं। शोषण के विरुद्ध कैसे खड़ा हुआ जा सकता है, चाहे वो बाल शोषण हो, चाहे वो स्त्री शोषण हो या अन्य प्रकार के कोई भी शोषण हो, उन सब से संबंधित जो कानूनी जानकारियां हैं उनका भी ट्रांसलेशन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम निरंतर चल रहा है। इसी तरह मित्रों, बच्चों को लेकर जो बाल मजदूरी है, मताधिकार को लेकर जो हमारा वोटिंग राइट है उसको लेकर, या जो इसी तरह की सामाजिक समस्याएं हैं, बहुत सारी समाज की समस्याओं में विशेष रूप से जैसे जो ड्रगिस्ट हैं, जो बहुत मद्य पदार्थों का, जिसमें शराब आदि है या जो इस तरह के नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं, तो उनको उस सेवन से कैसे रोका जाए, उस सेवन से उन्हें क्या हानियां होती हैं, उनके स्वास्थ्य की किस प्रकार से क्षति होती है, ये सारी जानकारियां भी उन तक पहुंचाई जा रही हैं। और इसी प्रकार से जो उपेक्षित सामाजिक व्यक्ति हैं, जिनके प्रति समाज अभी तक न्याय नहीं कर पाया, उनको भी उनके अधिकारों से जोड़ने का काम अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। तो ये सारी भारतीय या विदेशी इस प्रकार की जो सामग्री है वो उन व्यक्तियों तक, उन नागरिकों तक पहुंचाना जो वास्तव में जिनके लिए वो बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लाइब्रेरी की जानकारी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस अपने आप में एक अनुशासन है, तो लाइब्रेरी साइंस का अनुवाद से क्या रिश्ता है, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, अलग अलग विषयों की पुस्तकें होती हैं। उन विषयों की पुस्तकों की कैटलॉगिंग कैसे हो, उनकी टाइटलिंग कैसे हो, उनका वर्गीकरण कैसे हो, उनसे संबंधित जो सूचनाएं ऑनलाइन डाली जाती हैं उनको कैसे डाला जाए, उसमें फिर अनुवाद की क्या भूमिका हो, ये तमाम तरह की चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशंस हैं, जन सूचनाएं हैं, उनके क्षेत्र में हम देख सकते हैं, चाहे बात रेलवे स्टेशन की करें, चाहे बात एयरपोर्ट की करें, हवाई अड्डे की, या बस अड्डे आदि की बात करें, वहाँ जो समय समय पर उद्घोषणाएं होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उनमें बायलिंगुअलिज्म होता है, द्विभाषिकता होती है, या जो वहाँ नोटिस आदि लगाए जाते हैं, या जो बोर्ड आदि पर सूचनाएं लिखी जाती हैं, वो भी क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र की भाषा में और केंद्र आदि के स्तरों पर वो अंग्रेजी में, हिंदी में या दोनों भाषाओं में एक साथ उनको लिखने का यत्न होता है। तो जो सामग्री प्रिंट होती है, मुद्रित होती है, वो जो जन सामान्य को सूचित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, या समय समय पर जो रेलवे के शेड्यूल्स हैं, एयरपोर्ट पर जो हवाई जहाज आदि के जो कार्यक्रम हैं, या इसी तरह मान लीजिए दूसरे क्षेत्रों में हम जाएं तो हॉस्पिटल में, क्योंकि जहां भी कहीं पब्लिक का बहुत सारी संख्या में एकत्रीकरण होता है, जन सामान्य जहां बड़ी संख्या में उपस्थित होता है, वहां पर अलग अलग भाषाओं के लोग होते हैं। तो यथासंभव यह कोशिश होती है कि कम से कम उन भाषाओं में सामग्री को, सूचनाओं को, जानकारियों को उपलब्ध ज़रूर कराया जाए जो भाषाएं वो जानते हैं, जहां तक वो सहजता से पहुंच सकते हैं। तो ये सारे क्षेत्र हैं जो इस बात के द्योतक हैं कि अनुवाद जो है वो हमारी दैनिक चर्या में, वो हमारी जीवन शैली में एक अनिवार्य हिस्सा सा बन गया है। क्योंकि वस्तुतः तो मनुष्य का स्वभाव यही है कि वह अनुवाद की प्रक्रिया से जन्म से जुड़ जाता है, क्योंकि सोचने की, समझने की और आत्मसात करने की जो भाषा है वह व्यक्त करने तक जाकर बदलती है। हम जिस रूप में जितना सोचते हैं उतना मौखिक में, लिखित में व्यक्त नहीं कर पाते, उसमें कुछ संशोधन, संवर्धन, संपादन आदि भी हो जाता है।
और अपेक्षा अनुसार शब्द भी बदलते हैं, वाक्य विन्यास भी बदलता है। तो यूँ तो अनुवाद का संबंध हम सब के जीवन से है, लेकिन जब हम इस जीवन की लंबी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग क्षेत्र हैं जहां हम जा सकते हैं अनुवाद की रोजगार की दृष्टि से भी और अनुवाद में सिद्धस्त होने की दृष्टि से भी हम इस दिशा में नियमित रूप से काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि अनुवाद के क्षेत्रों की दुनिया बहुत बड़ी है। जैसा हम कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो अनुवाद भी उसी तरह जैसे भाषा की गति, भाषा की पैठ जो है वो सब जगह है, हर क्षेत्र में, हर अनुशासन में है, उसी तरह से अनुवाद की गति और उसकी पैठ भी बहुत सारे अनुशासनों में, बहुत सारे क्षेत्रों में है। सबकी चर्चा नहीं संभव, लेकिन फिर भी संकेत में कुछ बातों को हमने शामिल किया और हम इस विषय को लेकर आगे अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी चर्चा विस्तार से भी करेंगे। आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। एजुसेट व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें अनुवाद बहुत कारगर भूमिका निभा रहा है और किस रूप में हम उसको देख सकते हैं। मित्रों, जब से हम देखें कि हिंदी का रूप बदला, यानी खड़ी बोली हिंदी का आगमन हुआ, तब से अनुवाद के विषय में एक गंभीर चिंतन चलता रहा। उस समय जब आधुनिक युग शुरू हो रहा था और मध्यकालीन साहित्य लगभग समाप्ति पर दिखाई दे रहा था, तो हम देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति, जिन्होंने एक तरह से जागरण का बड़ा महत्वपूर्ण काम किया और उसे आगे बढ़ाने में रचनात्मक भूमिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निभाई, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं अंग्रेजी से हिंदी में साहित्यिक रचनाओं के भी अनुवाद किए। बहुत सारे वैचारिक लेखों के अनुवाद भी उस जमाने में हुए और वो अनुवाद का जो एक स्वरूप था और उसकी एक जो परिपाटी थी, वो भारतेंदु युग से होते होते आज तक हम देखते हैं कि अब तो लगभग हर क्षेत्र में अनुवाद होने लगा है और जीवनोपयोगी क्षेत्रों में अनुवाद हमें अब मिलने लगा है। पहले अनुदित सामग्री उपलब्ध नहीं होती थी। भारतेंदु ने उस समय यानी 1860-70 में जब उनका समय था, तब वो अनुवाद की अनिवार्यता पर, उसकी महत्ता पर बड़ी गंभीरता से चिंतन विचार कर रहे थे और उन्होंने लिखा एक जगह, उनकी बहुत सारी भाषा चिंतन संबंधी जो उनकी कविताएं हैं, काव्य पंक्तियां हैं, उनको हम देख सकते हैं। कुछ कवित्त लिखे, कुछ सवैये भी लिखे उन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर। तो उन्होंने एक जगह लिखा, पैसब विद्या को कहूँ हो जुपै अनुवाद। पैसब विद्या को कहूँ हो जुपै अनुवाद, निज भाषा में तो सबे या को लहे स्वाद। अगर हमारी भाषाओं में दुनिया भर की विद्या का अनुवाद हो जाए तो हमारे समस्त भारतवासी उसका आस्वाद ले सकते हैं। जान सकें सब कछु सबई, विविध कला के भेद, बने वस्तु कल की इतय, मिटे दीनता खेद।
विश्व भर में जो तमाम तरह की कलाएं हैं, तमाम तरह की जानकारियां हैं, जिसको हम वैश्विक ज्ञान के रूप में देखते हैं, वो यदि भारत की समस्त भाषाओं में उपलब्ध हो जाए और उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम, सबसे सशक्त उपकरण अगर कोई है तो वो अनुवाद है। अगर ऐसा होगा तो ये जो खेद की स्थिति है, यह जो अभाव के दुख की स्थिति है, वो दूर हो जाएगी। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ये बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ इस पर चर्चा की, अलग अलग तरीके से। एक जगह और वह लिखते हैं, अंग्रेजी और फारसी अरबी संस्कृत ढेर, अंग्रेजी और फारसी अरबी संस्कृत ढेर, खुले खजाने ज्ञान के लूटत लागहु देर। ये भाषाएं विश्व भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, संस्कृत। इनमें न जाने कितने खजाने ज्ञान के भरे पड़े और इनको दुनिया लूट रही है, हम उसमें पिछड़ रहे हैं। सबको सार निकारी के पुस्तक रचहु बनाई, आमंत्रण कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं रचनाकारों का, लेखकों का, कि इन भाषाओं में न जाने कितने ग्रंथ, कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं जो हमें व्यावहारिक ज्ञान देती हैं, जो हमें देश विदेश की तमाम जानकारियों से अवगत कराती हैं। उन सब को निकालो, उन किताबों में से अंग्रेजी में उपलब्ध सामग्री को वहां से निकालो और अपनी भाषाओं में उनका अंतरण करो। सबको सार निकारी के पुस्तक रचहु बनाई, छोटी बड़ी अनेक विधि विविध विषय की लाई। छोटे छोटे और बड़े बड़े व्यापक स्तर के जितने भी विषय हैं, क्योंकि अंग्रेजी के बारे में हम कहते हैं कि साहब अंग्रेजी के पास भले ही वो उस तरह से विश्व भाषा न भी हो, लेकिन अंग्रेजी के पास विश्व की भाषाओं में उपलब्ध सामग्री बहुत जल्दी अंतरित होकर आ जाती है। ये अंग्रेजी की एक बड़ी भारी प्रशंसनीय स्थिति है, क्योंकि वहां पर सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर लोगों में अनुवाद करने की जो रुचि है वो बड़ी प्रबल है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भारतेंदु उस समय ये बात हमें बता रहे थे जब हम अनुवाद के प्रति उदासीन थे, जबकि उन्होंने स्वयं नाटकों के अनुवाद किए और बहुत सुंदर, जो वेनिस का सौदागर जैसी रचना, दुर्लभ बंधु जैसी रचना और इसी प्रकार अन्य बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद हुए। हालांकि भारतेंदु के उन अनुवादों से प्रेरित होकर बहुत सारे कवियों ने, निबंधकारों ने, कथाकारों ने अनुवाद को अपनाया और धीरे धीरे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग तक आते आते ये अनुवाद वैचारिक जो निबंध हैं, जो समस्यात्मक जो हमारी साहित्यिक सामग्री है, उन सब के अनुवाद भी होने लगे। इसलिए भारतेंदु ने ये बताया कि हमारी समृद्धि का आधार ये बन सकते हैं अगर हम अनुवाद को अलग अलग अनुशासनों से जोड़ दें, क्षेत्रों से जोड़ दें। हर दिशा में, हर क्षेत्र में यदि हमारी भाषा में सामग्री उपलब्ध हो जाएगी, अद्यतन अधुनातन जानकारियां हमारे प्रतिभाशाली छात्रों को, कारीगरों को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को अगर मिल जाएगी तो वो उसका रचनात्मक उपयोग हमारे समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ से भी जो अच्छा मिलता है वो अनुवाद के माध्यम से मिल सकता है। अनुवाद बहुत सारे ज्ञान के झरोखे खोल देता है, बहुत सारे दरवाजे, रोशनदान अनुवाद खोल देता है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध अलग अलग प्रतिभाओं से प्राप्त जो निष्कर्ष हैं वो अनुवाद के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं और जनमानस के लिए, जन सामान्य के उत्कर्ष और उन्नयन के लिए हम उसका उपयोग फिर कर पाते हैं। भारतेंदु ने यह भी लिखा, जहां जौन जो गुण लख्यो लियो तहां सो तौन। समझदारी या बुद्धिमत्ता किस बात में है कि जहां जो कुछ अच्छा मिले, गुणवान मिले, उपयोगी मिले, उसको वहां से ले लो और फिर उसे अपने अनुशासनों से, अपनी विधाओं से, अपने क्षेत्रों से जोड़ दो। जहां जौन जो गुण लख्यो लियो तहां सो तौन, ताही सो अंग्रेज अब सब विद्या के भौन। इसीलिए अंग्रेज यानी अंग्रेजी में काम करने वाले जो विदेशी थे, जो अंग्रेज थे, वो
दुनिया भर की समस्त विद्याओं के ज्ञाता क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने विश्व की अन्य अलग अलग भाषाओं से जो कुछ कारगर, जो कुछ उपयोगी, जो कुछ रचनात्मक मिला, उसे वो आत्मसात करते चले गए, अपनाते चले गए। उन्होंने उसमें कोई संकोच नहीं किया, कोई व्यवधान नहीं आने दिया और अंग्रेजी को बड़ा समृद्ध संपन्न बनाते चले गए। विभिन्न विधाओं से, विभिन्न विज्ञानों से, विभिन्न ज्ञान सामग्रियों से अंग्रेजी को एनरिच किया। तो ये जो संपन्नता और समृद्धि का भाव है, ये हिंदी में, भारतीय भाषाओं में भी आना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं, आल्हा बिरहूं को भयो अंग्रेजी अनुवाद, यह लखी लाज न आबई तुम्हें न होई विषाद। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं हो रही कि विदेशी तो अनुवाद कर रहे हैं हमारी रचनाओं के, लेकिन हम स्वयं अपने इन भिन्न भिन्न अनुशासनों की दुर्लभ रचनाओं का अनुवाद नहीं कर पा रहे। ये बड़े दुख की, बड़ी चिंता की बात है। तो भारतेंदु ने एक तरह से हमें प्रेरित किया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया और छायावादी कवियों ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद करके दिखाए। इसी तरह बाद में जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये नई कविता आदि के क्षेत्र में, और आज इस दिशा में अगर हम समकालीन साहित्य में भी देखें तो अनुवाद करने, अनुवाद कराने का जो सिलसिला है वो चल निकला है। कार्यालयी क्षेत्र में, जो प्रशासन का क्षेत्र है, उसमें अनुवाद के बहुत आयाम, क्योंकि वहाँ तो संवैधानिक प्रावधान के तहत ही उसे बायलिंगुअल या द्विभाषी बनाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई थी। इसलिए जो कार्यालय की सामग्री है उसमें अनुवाद की संभावनाएं बहुत हैं, चाहे वो कार्यालय के पत्र आदि हों, प्रारूप आदि हों, या टिप्पण आदि हों, या उसकी प्रयुक्तियां, रजिस्टर्स आदि हों, पद नाम हों, विभागों के नाम हों, अनुभागों के नाम हों, या रिपोर्ट राइटिंग हो। इसी तरह से और दूसरी सामग्री का समय समय पर, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं भी होती हैं, उनकी मासिक कार्यक्रम भी होते हैं, संगोष्ठियां आदि भी होती हैं, और टाइम टू टाइम हम देख सकते हैं कि जो मंत्रालय जिससे संबद्ध वो कार्यालय होता है, उसकी जो पार्लियामेंट्री जो सामग्री होती है, संसदीय सामग्री, उन सब का अनुवाद भी होता है। और जो तकनीकी पुस्तकें आदि हैं, जो तकनीकी रिपोर्टें आदि हैं, उन सब के भी अनुवाद आदि किए जाते हैं और करवाए जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा क्षेत्र है जो हम देख सकते हैं कि अनुवाद उस दिशा में काम करता है। तो मित्रों, हम इस प्रकार ये तो बड़ा साफ पाते हैं कि अनुवाद ने निश्चित रूप से भारतेंदु युग से लेकर आज तक बहुत प्रगति की है, बहुत प्रोन्नति की है। निरंतर अनुवाद की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसमें सुधार आया है और अनुवाद के सिद्धांतों में परिवर्तन आया है। अब विधा सापेक्ष, भाषा सापेक्ष या ग्राहक सापेक्ष अनुवाद दृष्टि बनती जा रही है। हम अब वो प्राचीन युग की जो सैद्धांतिक व्यवस्था थी, जिसमें मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद बड़ा महत्वपूर्ण होता था, उसको हमने अब लगभग छोड़ दिया है, त्याग दिया है, क्योंकि मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद अब बहुत सीमित क्षेत्र में ही रह गया है। वहीं उसकी ज़रूरत है, बाकी क्षेत्रों में नहीं है। और वो जो हम कहते थे कि ना छोड़ो ना जोड़ो अनुवाद होना चाहिए इस पद्धति पर, वह भी अब लगभग स्वीकार्य नहीं है। उसकी भी बहुत सीमित क्षेत्र तक ही स्वीकृति बरकरार है। अब तो बहुत बार हमें अनुवाद में बहुत कुछ जोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज में ये आवश्यक नहीं कि सोर्स लैंग्वेज के वो आर्टिकल्स हों या वो शब्द विन्यास प्रयोग हो, उनके बिना भी अगर अर्थ अक्षुण्ण रह रहा है, संप्रेषणीयता अक्षुण्ण है, यथावत मूल रूप में हो रही है, तो फिर उसकी चिंता हम छोड़ देते हैं। तो आज हम अलग अलग अनुशासनों में जब अनुवाद की स्वीकृति को देख रहे हैं, उसकी महत्ता को देख रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुवाद को देख रहे हैं हम, और इसी प्रकार से उद्योगों के विकास में अनुवाद को हम देख रहे हैं, जो आयात निर्यात का क्षेत्र है उसमें अनुवादों को देख रहे हैं, सिनेमा का जो विकास है उसमें अनुवाद को देख रहे हैं। तो मित्रों, वास्तव में अनुवाद ने इस दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। अब हम वाणिज्य के क्षेत्र में थोड़ी चर्चा अनुवाद की दृष्टि से करें, क्योंकि हम जानते हैं कि यह ज़माना कॉमर्स का, वाणिज्य का ज़माना है और विद्यार्थियों में विशेष रूप से
वाणिज्य को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर बड़ी नई तरह की सोच और नई तरह की जागरूकता आई है। तो वाणिज्य का अनुवाद के साथ जो संबंध है, क्योंकि जब तक हम कॉमर्स संबंधी, हालांकि इस दिशा में मंत्रालय भी काम करता है, व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर भी काम किए जाते हैं, बहुत सारे प्रकाशक भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, और जो सरकारी संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, या और दूसरे जो क्षेत्रीय स्तर के बोर्ड हैं, वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि अब अपेक्षा यह है कि जो शैक्षिक सामग्री है वो यदि पुस्तकाकार रूप में है और अंग्रेजी में उपलब्ध है तो उन सब का या तो अनुवाद कराया जाए या उनको मौलिक रूप से हिंदी में लेखन को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो निश्चित रूप से वाणिज्य का जो क्षेत्र है वो अनुवाद की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। वाणिज्य की शब्दावली बिल्कुल अलग है, क्योंकि कॉमर्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसको अलग तरह से तैयार किया गया है, और हम देख सकते हैं कि वाणिज्य की अपनी कुछ प्रयुक्तियां भी हैं, उसका अपना भाषा का एक मुहावरा भी है, और वाणिज्यिक जो सामग्री है वो कितने प्रकार की है, उन सभी क्षेत्रों में अनुवाद बड़ी कारगर भूमिका, रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो क्षेत्र है वाणिज्य का, इसी प्रकार शेयर मार्केट का जो क्षेत्र है उसमें हम तरह तरह के नए नए शब्द भी बना रहे हैं, उसमें वाक्य विन्यास भी रोचक हो रहा है, और उस तरह की मैनुअल्स या उस तरह की गाइड्स या उस तरह की महत्वपूर्ण दुर्लभ पुस्तकें, इनका लेखन और अनुवाद कार्य भी हिंदी के माध्यम से या भारतीय भाषाओं के माध्यम से लगातार चल रहा है। इसी तरह जो उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी है, अलग अलग क्षेत्रों में जो चीज़ें निर्मित की जा रही हैं उनमें जो डायरेक्टिव्स हैं, उनके साथ जो विशिष्ट जानकारियां जो हम अपने ग्राहकों को देना चाहते हैं, या जो उनके प्रचार सामग्री है, पम्फलेट्स आदि हैं, या उनके जो ब्रोशर आदि हैं, उन सब में भी हम अनुदित रूपों को देख सकते हैं। बहुत सारी भाषाओं में उनको दिया जा रहा है क्षेत्र के आधार पर, और यदि विदेशों में कोई चीज़ हमारी निर्यात हो रही है तो वहाँ पर भी उनकी भाषा को ध्यान में रखते हुए उनके अंतरण आदि का यत्न किया जा रहा है। इसी तरह विनिमय का जो लेन देन है उसमें भी अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमर्स में यह जो विनिमय है, एक्सचेंज है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस क्षेत्र में बीमा एक बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि बीमा में वस्तु का बीमा, व्यक्ति का बीमा, पदार्थों का बीमा, इंडस्ट्रियों का, फैक्ट्रियों का, घरों का, होटलों का, या इसी तरह से तमाम जो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, बिल्डिंगें हैं, उनका भी बीमा होता है। अब तो स्वास्थ्य का भी बीमा होने लगा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बीमे ने भी, यानी इंश्योरेंस ने भी एक बड़े मार्केट को, बड़े व्यापक क्षेत्रों को अपने अंतर्गत शामिल किया है। तो बीमा में क्योंकि जन सामान्य को या जो ग्राहक है उसको उसकी भाषा में अगर टर्म्स कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तमाम तरह की जो सीमाएं और शक्तियां हैं उनकी जानकारी नहीं मिलेगी, तो वो बीमा की तरफ कैसे जाएगा। तो बीमा क्षेत्र में भी इस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद करने और कराने का ये सिलसिला सामग्री के साथ, और जो जितने भी उनके प्रपत्र आदि हैं, फॉर्म आदि हैं, उनके साथ भी जुड़ जाता है। तो वाणिज्य की जो भाषा है वो विशिष्ट भाषा है, उसको हम दूसरे अनुशासनों से भिन्न करके ही देख सकते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा बिल्कुल अलग है, इसी तरह से जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उनकी भाषा बिल्कुल अलग तरह की है। तो जो भाषा का वैशिष्ट्य है वो उसकी शब्दावली के साथ भी जुड़ जाता है। हम देख सकते हैं कि जो वाणिज्य संबंधी हिंदी में लिखित पुस्तकें हैं उनको अगर हम उठाकर अंग्रेजी के समतुल्य सामने रखकर उनकी तुलना करें, मूल्यांकन करें, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह अवधारणात्मक शब्दों को अंग्रेजी से वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी में अंतरित किया गया और एक प्रक्रिया विशेष को आत्मसात करते हुए ऐसे शब्दों का गठन या संरचना तैयार उसकी की गई। तो वो जो एक उसके शब्दावली निर्माण के सिद्धांत हैं उसके तहत वो कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। तो उसकी पारिभाषिक शब्दावली, उसकी विशिष्ट वाक्य रचना या वाक्य विन्यास या उसकी विशिष्ट प्रकार की प्रयुक्तियां, यह भी अनुवाद के माध्यम से वाणिज्य क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं।
वाणिज्य क्षेत्र की सामग्री में सामग्री कई प्रकार की हम देख सकते हैं। जैसे जो वाणिज्य का क्षेत्र है उसका संबंध ग्राहक से भी है। तो जो कस्टमर है, आज के ज़माने में ग्राहक को तो हम ईश्वर तुल्य मानते हैं। गांधी जी ने तो लिखा भी था कि ग्राहक जो है वो ईश्वर तुल्य है। तो जो ग्राहक है उसकी अपेक्षा क्या है, वो किस भाषा में उत्पाद को चाहता है, वो किस भाषा में कंपनी के या किसी कार्यालय के प्रतिनिधि से बात करना चाहता है। तो ग्राहक का जो भाषा मनोविज्ञान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं या बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, वो भी इन बातों का ध्यान रखते हैं कि किसी चीज़ का नामकरण किया जाए, किसी उत्पाद को मार्केट में लाया जाए तो किस पंचलाइन के साथ लाया जाए। तो ये सारा एक क्षेत्र है जो ग्राहक की अपेक्षा से, आवश्यकता से, भाषा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसलिए ग्राहक संबंधी जो साहित्य है उसका अनुवाद भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम उसे प्रचार सामग्री से भी जोड़ सकते हैं, उसे विज्ञापन सामग्री से भी जोड़ सकते हैं, उसे आकृष्ट करने, विमुग्ध करने, उत्पाद बेचने के लिए, अपने उत्पाद की सारी खूबियां बताने आदि के लिए हम अनुवाद का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो वितरण का क्षेत्र है, डिस्ट्रीब्यूशन, जब वाणिज्य के क्षेत्र में जो उत्पाद हैं उसके लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वितरक नियुक्त किए जाते हैं। वो वितरकों के और निर्माता के बीच का जो संवाद है वो किसी एक भाषा में, दो भाषाओं में या कई भाषाओं में हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। अगर उत्पाद दक्षिण भारत में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा या महाराष्ट्र और गुजरात में जाएगा, तो कोशिश होती है कि वहाँ के ग्राहक को उसी प्रकार की उनकी भाषाओं में वो जानकारियाँ यदि उपलब्ध कराई जाएं तो बेहतर होगा। तो वितरक के बीच में और निर्माता के बीच में, कंपनी के बीच में ये जो भाषिक संवाद है अनुवाद के माध्यम से वो भी सहज, सुचारू बन पाता है। और इसी तरह जो पत्राचार आदि की सामग्री है वाणिज्य के क्षेत्र में, कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, जिसका संबंध विशुद्ध प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वाणिज्य की शब्दावली, वाणिज्य की प्रयुक्तियां, वाणिज्य के पत्र लेखन आदि की पद्धति, प्रविधि, इनमें थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि इसमें डाटा भी शामिल होता है, क्योंकि इसमें जो फिगर्स हैं वो भी शामिल होती हैं, ग्राफ आदि भी बनाए जाते हैं। तो ये सब का संबंध भी अनुवाद के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में, और इसमें बहुत रचनात्मक या कारगर भूमिका कंप्यूटर ने निभाई है, क्योंकि कंप्यूटर ने इस तरह की सुख सुविधाएं वाणिज्य के क्षेत्र में अनुवाद करते हुए हमें उपलब्ध करा दी हैं। क्योंकि बहुत सारे काम जो पहले मैन्युअली होते थे, मनुष्य स्वयं करता था, उसमें बहुत समय लगता था, उसमें बहुत तनाव भी होता था, अब कंप्यूटर ने ये सारी चीज़ें बड़ी सरल कर दी हैं। तो वाणिज्य के क्षेत्र में ये जो फ्रेंचाइजीज होती हैं, कंपनियां कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अपने वितरकों के साथ साथ फ्रेंचाइजीज भी नियुक्त कर लेते हैं, तो वो भी उस दिशा में भी सामग्री का अनुवाद विधिवत होता है, विस्तार से होता है। और हम देख सकते हैं कि वाणिज्य का जो क्षेत्र है इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्य के क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बोर्ड्स या पोस्टर्स, इन क्षेत्रों में जो विज्ञापन आदि होता है, या रेडियो, टीवी या अखबार आदि में, या पैम्फलेट्स हैं या हैंडबिल्स हैं, ये भी एक तरह का मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल होने का जो सिलसिला अनुवाद के माध्यम से चलता है, उससे वाणिज्य के क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी स्तर पर परिवर्तन आता है। और वास्तव में अनुवाद ने इस दिशा में बहुत सारी संभावनाओं को उजागर किया है। तो आज जो 40 साल 50 साल पहले हमारा कॉमर्स का जो क्षेत्र था वो उतना सशक्त नहीं था जितना आज है। आज हम कॉमर्स में जो एजुकेशन दे रहे हैं या जो मैनेजमेंट आदि के जो बच्चे जा रहे हैं, और ये बड़ी सुखद स्थिति है कि हमारे देश में अब MBA जैसे पाठ्यक्रम भी हिंदी माध्यम से दिए जा रहे हैं। अब कॉमर्स की शिक्षा, उच्च शिक्षा भी हिंदी माध्यम से, जो टेक्सचुअल मटेरियल है, जो पाठ्य सामग्री है या जो संदर्भ ग्रंथ आदि हैं, उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ तक कि ऑडियो वीडियो जो सहायक सामग्री है वो भी अब, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन हो या पारंपरिक शिक्षा हो, उनमें भी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, ओपन लर्निंग सिस्टम हो, उनमें शामिल की जा रही हैं।
तो वाणिज्य के क्षेत्र में अनुवाद ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और दिन प्रतिदिन इस दिशा में प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, हम ये भी देख सकते हैं। आज आवश्यकता है वाणिज्यिक सामग्री के अनुवाद की। हमारी नई पीढ़ी के बच्चे जो अपनी भाषा में इस तरह के क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, इस तरह के क्षेत्रों के अध्ययन के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो स्वरोजगार भी हो सकता है, वो नौकरी आदि के रूप में भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी हो सकता है, ऐसे तमाम क्षेत्र और विदेश गमन आदि के क्षेत्र में भी इस प्रकार की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो मित्रों, लगातार वाणिज्य के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि अनुवाद के माध्यम से हमारी ज़रूरतों की पूर्ति हो रही है। देश विदेश में आवागमन के लिए हमारे विद्यार्थियों को, हमारे ग्राहकों को, हमारे पाठकों को और हमारे नागरिकों को तमाम तरह के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित ही अनुवाद ने वाणिज्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया है। मैं समझता हूं कि आज हम इस बात को यहीं विराम देते हैं और अगली बार फिर नए क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टंडन को और यही चाहेंगे कि आप निरंतर हमें देखते रहें सीईसी के लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से। अनुवाद इस श्रृंखला पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।